Hello student, again welcome to the class of engineering mechanics. I am Alok Sharma. इससे पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस। इसी में फिर हम आगे बढ़ते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है। अगेन ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम में जो बॉडी है वो बॉडी एक लाइन से बना हुआ है, या कह लीजिए कि एक लाइन के जैसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रॉड है, रॉड ए बी। रॉड ए बी जो है उसका वेट दिया हुआ है W = 100 न्यूटन। ठीक है, और इस रॉड में एक फोर्स लगा हुआ है F। ठीक, F का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये F का एंगल दिया हुआ है। F जो है वो 30 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है। 30 डिग्री, ध्यान दीजिए, 30 डिग्री ये रॉड से बना रहा है। 30 डिग्री एंगल ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से नहीं बना रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से नहीं बना रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। ठीक है, एनीहाउ एक एंगल दिया हुआ है। फिर यहाँ पर नीचे में ये जो रॉड है, रॉड का इंक्लिनेशन 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, और रॉड जो है वो एंड ए में हिंज किया हुआ है। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमारे पास इस डायग्राम में क्या है, एक रॉड है जिसका वेट दिया हुआ है, रॉड के एक एंड पे हिंज लगा हुआ है और दूसरे एंड पे एक फोर्स लगा हुआ है जो इस रॉड को 45 डिग्री की पोजीशन में बना के रखा हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। फाइंड द फोर्स F। इस फोर्स F का वैल्यू कितना होना चाहिए इस पोजीशन में इसको रखने के लिए। दूसरा, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन ए में रिएक्शन कितना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आप नोटिस करेंगे कि उसमें भी प्रॉब्लम में पूछा था फाइंड द रिएक्शन एट ए। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के रिएक्शन में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, एक सिंगल वर्ड का फर्क है। सिंगल वर्ड ये है कि यहाँ पर लिखा है फाइंड द रिएक्शन एट ए, और उसमें लिखा था फाइंड द एक्सियल रिएक्शन एट ए। अगर ये रिएक्शन एक्सियल होगा तो वो यहाँ एक्सिस से पास होगा, रॉड के एक्सिस से पास होगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर लिखा है फाइंड ओनली द रिएक्शन एट ए, मतलब वो रिएक्शन एक्सिस से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी पास हो सकता है, लेकिन वो ए से जाना चाहिए, मतलब वो एक्सिस से होकर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इफ द बार इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको क्लियर है। ठीक, अब डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसमें क्या क्या है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम जो यूज करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम को बनाने के, लेकिन हम जो तरीका यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या है वो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिख रखा है अलग से यहाँ पर कि बाय ट्रिग्नोमेट्री कॉट फार्मूला, कॉट फार्मूला कहते हैं। कॉट फार्मूला एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल है। ठीक है, एक कोई भी ट्रायंगल, कहने का मतलब एक कोई भी जनरल ट्रायंगल, उसके साइड इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल है और उसके एक एंड से, एक वर्टेक्स से दूसरा अपोजिट साइड में अगर आप कोई लाइन ड्रॉप करते हो, मतलब अगर आप एक एंड को दूसरी साइड में किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, पॉइंट सी में ज्वाइन करते हो, जिससे कि जो बेस है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो जाता है वो अलग अलग लेंथ में। ठीक है, अलग अलग लेंथ में डिवाइड हो जाता है, इक्वल नहीं, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे रेशियो में डिवाइड हो जाता है, m और n लेंथ में डिवाइड हो जाता है। ठीक, उस केस में इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल आपको दिख रहे हैं वो एंगल यहाँ पर ए पर बना हुआ है अल्फा, बी में बना हुआ है बीटा, और सी में बना हुआ है एंगल थीटा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कॉट फार्मूला है वो क्या कहता है कि m + n कॉट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n कॉट ऑफ एंगल अल्फा एंड m कॉट ऑफ एंगल
बीटा, ठीक है, माइनस एम कॉट ऑफ एंगल बीटा। बस अगर ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रॉब्लम को बनाने में हमको ज्यादा देर नहीं लगेगा, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो डायग्राम हमको दिया है इस डायग्राम को आप कैसे इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, इस डायग्राम से आप कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, आइए देखते हैं। सबसे पहले नोटिस कीजिए यहां पर 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बनाऊं, ठीक, तो एंगल सी जो है ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सी के पास का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, ये जो ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो दो एंगल, दो जगह हम एंगल मार्क कर देंगे 45 डिग्री, और 45 डिग्री एंगल मार्क करने के बाद ये जो रिमेनिंग एंगल है ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 45 माइनस 30, 15 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से हमने फोर्स F का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से पता लगा लिया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल दिया था वो रॉड के साथ दिया हुआ था, ठीक है। जो बार है, बार ए बी के साथ एंगल दिया हुआ था, लेकिन हमने जो अभी एंगल पता लगाया है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, और हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल पता होना चाहिए क्योंकि हमको रिजोल्यूशन में इजी होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग on a body, if three forces are acting on a body and the body is in equilibrium, ठीक है, then these three forces must be concurrent, ठीक है। ये कंडीशन है कि कभी भी किसी भी बॉडी में अगर सिर्फ तीन फोर्सेस लगे और उन तीन फोर्सेस लगने के बाद अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो तीन फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से जरूर पास होंगे, ठीक है, ये जरूर पास होंगे। तो वो ऐसा सिंगल पॉइंट कौन सा है जहां से इस बॉडी में लगने वाले तीनों फोर्स पास होंगे, वो हमको पता लगाना है। वो कैसे पता लगेगा? देखो बहुत ही सिंपल है। ये हमको दो फोर्स तो इस प्रॉब्लम में दिख रहा है। पहला फोर्स है F जिसका डायरेक्शन हमको दिख रहा है। दूसरा फोर्स है W, इसका भी डायरेक्शन हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करके ये दोनों मार्क कर लेते हैं कि W का लाइन ये हो गया ऐसा और F का लाइन, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं लिख देता हूं D, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, D वो पॉइंट है जहां से F भी पास होता है और W का लाइन ऑफ एक्शन भी पास होता है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा फोर्स है पॉइंट A में रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये थर्ड फोर्स है, लास्ट फोर्स है। तो ये तीसरा फोर्स उस पॉइंट D से पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर सिर्फ तीन फोर्सेस लगे हैं तो दे मस्ट बी कॉन्करेंट, मतलब एक पॉइंट से पास होने चाहिए।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर खुद ही मार्क कर देंगे कि जो हमारा जो तीसरा फोर्स है वो रिएक्शन है, ए पे रिएक्शन है, और वो रिएक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा, डी से पास होगा। ठीक, तो अभी हम ये इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये जो बॉडी है, बॉडी मतलब रॉड ए बी, उस बॉडी में 3 फोर्सेस लगे हैं, आर ए, एफ और डब्ल्यू, और ये तीनों कहां से पास हो रहे हैं? ये तीनों डी से पास हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पास हो रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये आर ए का एक एंगल यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये एंगल है सपोज अल्फा, सपोज ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा मार्क कर दिया। अल्फा मार्क करने के बाद अब हम एक काम करें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डी का कंसीडर करते हैं। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से जो फोर्सेस पास हो रहे हैं उनके डायरेक्शन मार्क करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पर पॉइंट डी से मुझे दिख रहा है कि आर ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और डब्ल्यू का वैल्यू भी है 100। ठीक, और F जो है वो x एक्सिस से नीचे की तरफ से जा रहा है। ठीक, एंगल कितना कितना है? तो एंगल F का एंगल जो है वो 15 डिग्री है। 15 डिग्री x एक्सिस से नीचे से जा रहा है, और RA जो है उसका एंगल है 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा डिग्री से ये पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंगल और रिएक्शन मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद अब आप चाहो तो इसको लैमी से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको रेजोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी इस प्रॉब्लम को मैं लैमी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। लैमी से सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, कोई भी दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना बना है ये आपको देखना होता है। तो वो हम यहाँ पहले मार्क कर देते हैं। देखिए आप, सबसे पहले ये F और W इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 90 माइनस 15, मतलब 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद दूसरा एंगल RA और F के बीच का है। ठीक है, RA और F के बीच का एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 90 प्लस 15, 105, और इसको इस तरीके से ना लेते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 180 और प्लस 15 और माइनस 45 और माइनस अल्फा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये 180 हमने यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 15 किया। ठीक है, तो 195 हो गया। 195 में 45 माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस अल्फा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाता है 150 माइनस अल्फा। ठीक है, तो 150 माइनस अल्फा है। इसके बाद ये तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल ये कितना बनता है ये देखते हैं।
तो ये एंगल है 90 प्लस 45 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 और प्लस अल्फा, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 135 प्लस अल्फा, ठीक। तो इस तरीके से हम हर दो फोर्स के बीच में बनने वाले एंगल को पहले से मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब मैं लैमी इक्वेशन लगाने जा रहा हूं। देखिए लैमी इक्वेशन क्या कहता है, कोई भी एक फोर्स आप पकड़िए, कोई भी एक फोर्स, जैसे हमने लिया सबसे पहले ये W, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ W डिवाइड बाई, कोई भी एक फोर्स लेना है, W ले लिया, डिवाइड बाई W के अपोजिट में बना हुआ एंगल। W के अपोजिट में बना हुआ एंगल कौन सा है? 150 माइनस अल्फा। W के अपोजिट में बना हुआ है एंगल, उसका साइन लेना है आपको, साइन ऑफ 150 माइनस अल्फा, ठीक है। तो W अपॉन साइन ऑफ 150 माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज है कि कभी कभी आपको अपोजिट एंगल पहचानने में दिक्कत होता है। ये कब होता है? जब दो फोर्स बहुत ही क्लोज हो, तब हमको ये समझ में नहीं आता कि अपोजिट साइड का एंगल कौन सा बन रहा है। वो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए जब आपने फोर्स कंसिडर किया W, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने फोर्स कंसिडर किया W, तो अब बचे हुए दो फोर्स कौन से हैं? बचे हुए फोर्स हैं RA और F, ठीक है। तो RA और F के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ठीक, वही W का अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो जैसे हमने, फिर से बोल रहा हूं सुनिए, जो फोर्स हमने लिया W, तो W के अलावा जो बाकी दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे RA और F, इसके बीच का जो एंगल होगा वो W का अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। तो W के अपोजिट में जो एंगल है 150 माइनस अल्फा, 150 माइनस अल्फा मतलब एंगल बिटवीन F एंड RA, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरा फोर्स लिखते हैं। दूसरा फोर्स है RA, ठीक। RA के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो वैसे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 75 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो RA के अपोजिट कौन सा एंगल होना चाहिए? वो एंगल होना चाहिए जो बचे हुए दो फोर्सेस के बीच में बनता है, मतलब F और W के बीच में बनता है। तो 75, तो दिस इज साइन ऑफ 75, ठीक। तीसरा फोर्स है हमारा, तीसरा फोर्स है F। F के अपोजिट एंगल, एक ही एंगल बचा है, वही होगा, ठीक है। तो F अपॉन साइन ऑफ 135 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमने लैमी इक्वेशन लिख दिया। अब लैमी इक्वेशन लिखने के बाद ये इसमें दो अननोन है RA और F, तो 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले टेकिंग RA अपॉन साइन 75 इज इक्वल टू, W की जगह वैल्यू डाल दिया मैंने 100 अपॉन साइन 150 माइनस अल्फा, साइन 150 माइनस अल्फा। अच्छा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अभी तो अल्फा मुझे पता ही नहीं है ना। तो अल्फा मुझे पता नहीं है, मुझे पहले तो अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो अल्फा का वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे, ये हमें सोचना होगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा? वो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? देखिए इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं m प्लस n कॉट थीटा n कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है वही ट्राइंगल सेम यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान दीजिए। ये ट्राइंगल A, ये पॉइंट, ये ट्राइंगल A का पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट A, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट C, ये बीच वाला पॉइंट C, ठीक है।
फिर कॉर्नर का पॉइंट बी, कॉर्नर का पॉइंट बी, और ये ऊपर वाला पॉइंट डी, ये पॉइंट डी। मैंने सिमिलर नोटेशन डाल दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ए के पास एंगल बना है अल्फा, ठीक है, और ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक, और ये जो 30 डिग्री लिखा है ये एंगल बीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्फा देखा, थीटा देखा, बीटा देखा, बीटा का वैल्यू पता है। अच्छा, ये थीटा जो है, थीटा का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो थीटा का वैल्यू होगा 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये टोटल मिला के एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसमें केवल एक ही एंगल अननोन है, वो है अल्फा। एक चीज और है कि यहाँ पर m और n मतलब AC और CB, ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम में जो AC और CB है वो दोनों इक्वल है। AC इज इक्वल टू CB। क्यों इक्वल है? क्योंकि वेट जो होता है वो मिड पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस W acts at mid point, so AC is equal to CB, ठीक है। और AC और CB अगर इक्वल है तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से M और N दोनों इक्वल होगा। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से M और N ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब मैं सीधा सीधा यहाँ पर अल्फा फाइंड करने जा रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू लेके। तो ये कैसे होगा? देखिए फॉर्मूला M प्लस N cot 45, M प्लस N cot 45 इज इक्वल टू N cot अल्फा और माइनस M cot 30। बीटा की जगह 30 डाल दिया, ठीक है। अब M और N दोनों इक्वल हैं, तो M और N दोनों इक्वल होगा तो दिस विल बिकम 2M, ठीक। और cot 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cot 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू M और N कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको M बोल के कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और ये रहेगा अंदर में cot अल्फा माइनस cot 30, cot अल्फा माइनस cot 30, ठीक है। तो यहाँ से अब ये M और M कट जाएगा, हमारे पास बचेगा cot अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस cot 30, 2 माइनस cot 30। अब cot 30 इज इक्वल टू 1 बाई tan 30, ठीक है। और tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 2 माइनस 1 बाई tan 30, ठीक है। तो ये हो गया रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ठीक। अब मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 बाई tan अल्फा, 1 बाई tan अल्फा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस रूट, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 माइनस रूट 3, ठीक। और इसका वैल्यू निकल के आएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम ये ऊपर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये अल्फा का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जब आपको अल्फा का वैल्यू 15 मिल जाए तो अब आप इस वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं। सबसे पहले आर ए साइन 75 इक्वल टू 100 बाई साइन 150 माइनस 50, ऐसा रख सकते हैं। ऐसा रखने के बाद आप आर ए का वैल्यू निकालिए। आर ए इज इक्वल टू 100 साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 135। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा आर ए का 136.6 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, और डायरेक्शन अगर निकालना है आर ए का तो वो हमने डायग्राम में लिखा ही था। आर ए का एंगल जो है वो, आर ए का एंगल कितना था 45 प्लस अल्फा। तो डायरेक्शन ऑफ आर ए इज, अब देखिए आर ए का वैल्यू आ जाता है 136.6 न्यूटन। आर ए का वैल्यू आने के बाद अब हम आर ए का डायरेक्शन निकालेंगे। आर ए का डायरेक्शन है 45 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू है 15, तो 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आर ए का वैल्यू हो गया, आर ए का मैग्नीट्यूड हो गया और आर ए का डायरेक्शन भी हो गया। इसके बाद अब हम लैमी का सेकंड पार्ट लेते हैं। लैमी के फर्स्ट पार्ट में हमने आर ए और डब्ल्यू लिया था, लैमी के सेकंड पार्ट में डब्ल्यू और एफ को इक्वेट करते हैं। तो डब्ल्यू और एफ को इक्वेट करते हैं, डब्ल्यू का वैल्यू 100 है। ठीक है, तो एफ और डब्ल्यू का टर्म जो है वो इक्वेट करते हैं और इक्वेट करने के बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमको एफ का वैल्यू मिल जाता है 70.72 न्यूटन। तो हमने तीन चीज फाइंड किया इस प्रॉब्लम में, आर ए का मैग्नीट्यूड, आर ए का डायरेक्शन और एफ का मैग्नीट्यूड। एफ का डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ का डायरेक्शन ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। और इस प्रॉब्लम को हमने लैमी से सॉल्व किया, इसको आप रिजोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं।